हेलो वेलकम टू दी चैनल स्टडी विद कोमल। क्लास 11 का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मास एंड वेट है यहाँ पे, यानी कि द्रव्यमान और भार। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि किसी भी पदार्थ का जो मास होगा यानी कि द्रव्यमान होगा वो उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है यानी कि कितना पदार्थ उपस्थित है इस बात पे निर्भर करेगा। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट, तो जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो स्थिर होता है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। आपने लैब में देखा होगा ऐसे तराजू से होते हैं, तो इस पे हम एक्यूरेसी से कितना मास है किसी मैटर का वो मेजर करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट मास की यानी कि द्रव्यमान की किलोग्राम होती है। नेक्स्ट है इसका वेट। वेट यानी कि भार। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ सब्सटेंस में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। किसी भी वस्तु का जो भार होता है यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी उस पर निर्भर करता है, यानी कि गुरुत्व बल पर। ठीक, किसी पदार्थ का भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। तो वॉल्यूम क्या होता है कि किसी पदार्थ ने स्थान कितना घेरा है वो उसका आयतन कहलाएगा, यानी किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। इन एसआई यूनिट वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट में जो वॉल्यूम होता है इसका मात्रक यानी कि यूनिट मीटर क्यूब होता है। हाउएवर अ पॉपुलर यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम पर्टिकुलरली इन लिक्विड इज लीटर। मतलब अगर आपको किसी द्रव का आयतन निकालना है तो उसके लिए यूनिट लीटर होती है, बट इट इज नॉट इन एसआई यूनिट और एन एसआई यूनिट। तो मैथमेटिकली कैसे इसे लिखते हैं, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 dm cube. Okay. Volume of liquid can be measured by different devices like burette, pipette, cylinder, measuring flask, etc. All of them have been calibrated. तो आपने लेबोरेटरी में वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये सारे डिवाइसेस देखे होंगे, जैसे ब्यूरेट होती है, पिपेट होती है या पाइपेट भी बोल लेते हैं, सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, ये सब आपने देख रखे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ब्यूरेट ऐसा दिखता है, पिपेट ऐसी दिखती है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर ऐसा दिखता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऐसा दिखता है। आपने ये सब लैब में देख रखा होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर यानी कि ताप। तो ताप को इन 3 स्केल्स में मेजर किया जाता है जो कि हैं सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। आपने ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाले में जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सेल्सियस वाले में 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में 273.15 कैल्विन टू 373.15 कैल्विन तक हम इसमें मेजर करते हैं। आपने ये स्केल्स भी देखे होंगे। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को हम कैसे व्यक्त करेंगे, सेल्सियस और केल्विन को कैसे करेंगे, फिर इसका ये जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के कुछ नियम है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। मतलब क्या है इसका, जो बहुत सारे परमाणु होते हैं वो कैसे कंबाइन हुए हैं, उनका रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन किस प्रकार हो रखा है, उसके लिए कुछ साधारण से ये लॉ दे रखे हैं जिनको हम पढ़ेंगे अब। फर्स्ट है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम, एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैलुसॉक लॉ यानी कि गैलुसॉक का गैसीय आयतनों का नियम, और लास्ट इसमें एवोगैड्रोस लॉ यानी कि आवोगाद्रो का नियम।
फर्स्ट है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द लॉ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट. ये एक फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था, ये लेवोजियर जिनका नाम है. द लॉ स्टेट्स, ये लॉ क्या कहता है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. इन अदर वर्ड्स मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो क्या कह रहा है ये जो नियम है, ये नियम कहता है कि इसके अनुसार जो मैटर है यानी कि जो द्रव्य है उसको तो ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है. यानी कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में जो भी टोटल मास होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है. अब यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट है इसमें व्हेन मैटर अंडरगो अ फिजिकल चेंज. जब मैटर में कोई फिजिकल चेंज आता है, जैसे आपने बर्फ जमाई, ठीक, और उसके बाद आपने उसे गर्म करा, तो गर्म करोगे तो बर्फ पिघल जाएगी और वो पानी बन जाएगी, ठीक. तो अब उसके मास में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो ये भी पूरी तरह इस लॉ को फेवर करता है. इट इज फाउंड दैट देयर इज नो चेंज इन वेट दो अ फिजिकल चेंज हैज टेकन प्लेस. जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस फिजिकल चेंज में पता चल गया है कि वेट में कोई चेंज नहीं आया है. व्हेन मैटर अंडरगो अ केमिकल चेंज, अब यहाँ पे केमिकल चेंज वाली एक रिएक्शन होगी जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड को दिखाया गया, यानी कि 2 अमाउंट ऑफ HgO है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड. अब इसको भी हमने गर्म करा, तो यहाँ पे जो ये 2 है इधर HgO के सामने, वो 2 Hg के लिए भी है और O के लिए भी है. तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ Hg इधर भी बना है प्रोडक्ट में, और ऑक्सीजन भी O2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस. तो यहाँ पे भी आपने देख लिया कि जो ये मैटर का वेट है ना ही गेन हुआ है ना ही लॉस्ट हुआ है, वो जितना था उतना ही है, क्योंकि उसे तो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट है इसमें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. क्या मीनिंग है इसका, स्थिर अनुपात का नियम. तो ये वाला जो लॉ है ये एक फ्रेंच केमिस्ट ने ही दिया था जिनका नाम जोसेफ प्राउस था. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है. A pure chemical compound always consists of the same element combined together in a fixed proportion by weight. यानी कि क्या इसमें स्रोत पर न निर्भर करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में ही पाए जाते हैं. जिसके लिए अब यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन का जलना यहाँ पे है, जैसे C+O2 तो CO2. और नेक्स्ट है इसमें सोडियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की रिएक्शन भी दी गई है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 + 2HCl. अब यहाँ पे भी आपने इसको देख लिया आगे. और फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके भी क्या बना है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो हमारी, उसमें भी. तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है, in all these methods the product is always CO2. Carbon and oxygen are always present in fixed mass ratio. तो क्या है कि यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट इसमें CO2 ही है. जैसे आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है जो कि है 3:8. दिस प्रूव द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. तो ये स्थिर अनुपात के नियम को बताता है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि गुणित अनुपात का नियम कहते हैं. ये जो लॉ है इसे 1803 में जॉन डॉल्टन ने दिया था. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, 2 एलिमेंट कंपाउंड टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच combines with a fixed weight of the other in these compound bear simple whole number ratio by weight. तो क्या कह रहा है कि जब दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो वे एक तत्व के अलग अलग भार जो कि दूसरे तत्व का जो एक सर्टेन वेट है से जुड़ते हुए परस्पर यानी कि आपस में सरल अनुपात में होते हैं. अब इसके भी कुछ आगे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2C+O2 से 2CO बना तो CO हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहाँ पे डाइऑक्साइड कैसे बनी, C+O2 से बनी है. अब इसको एक्सप्लेन करें कि इन CO क्या है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और CO2 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन मासेस 16:32 यानी कि 1:2 सिंपल होल नंबर आया ये, ठीक है.
तो ये है आपके गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट लॉ है इसमें गैलुसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी कि गैलुसॉक का गैसीय आयतनों का नियम। तो ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम क्या होता है, गैसीय पदार्थों के आयतन के संबंध में ही लागू होता है। अब ये नियम बताता है एक ही ताप और दाब पर यदि केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेने वाले तथा उस रिएक्शन के बाद जो बनने वाले पदार्थ होंगे अगर वो गैस हैं तो उनके संयोग करने वाली गैसों के आयतन में परस्पर तथा बनने वाली गैसों के आयतन के साथ एक सरल अनुपात होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो कि इनमें भी एक रेशियो है 2H2 + O2 = 2H2O। क्या रेशियो आया है यहाँ पे 2:1:2। तो इनके गैसों में भी एक सरल सा अनुपात है। तो ये गैलुसॉक के नियम को सिद्ध करता है। इसको भी आप देख लीजिए, नीचे को सारी अदर रिएक्शंस भी दी हुई हैं। लास्ट है इसमें एवोगैड्रोस लॉ। Avogadro proposed that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. तो ये जो गैलुसॉक का नियम है ये क्या कह रहा है कि सभी गैसों के समान आयतनों में एक ही दाब एवं ताप पर अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगैड्रो के नियम ने कहा है। अब इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे इफ वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को देखते हैं जिससे आगे हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है या वाटर बनता है, जिससे वी सी दैट द टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से कंबाइन होते हैं, जिससे आगे वो क्या बनाता है, वाटर का 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बनाता है, गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लीविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन लिखा है। तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ को भी सेटिस्फाई कर दिया इसने। तो ये वाला प्रेजेंटेशन यहीं पे एंड होता है। एंड इफ यू लाइक द प्रेजेंटेशन देन subscribe the channel and like the video and share it. Thank you.